नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइज में। आज हम आपके हक और अधिकार के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लोन लिए हैं डिफॉल्ट किए गए हैं, तो कहीं न कहीं उनको बैंक और एनबीएफसी का किसी कारणवश उनकी मनमानियों का सामना करना पड़ता है, जो गैर कानूनी तरीका है। यहां तक कि लोन जो लिए हैं, लोनी के साथ साथ पुलिस भी परेशान है। और कैसे परेशान है, क्या क्या प्रोसेस है, क्या हो रहा है, तो उसके लिए मैं डिटेल में आज वीडियो बना दे रहा हूं। आपको पूरी वीडियो देख लेंगे, आपके अंदर का पूरा डर नहीं है, आपके अधिकार पता चल जाएंगे कि ये कंपनियां जो कर रही हैं जेन्युइन है कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उनके पास क्या अधिकार है। और किसी को भी ज्यादातर केसेस कलकत्ता अहमदाबाद में जो जाते हैं, मैं अभी यूपी में हूं लेकिन अब मैं शाम तक अहमदाबाद पहुंच जाऊंगा आज। उसके बाद अगर आपको हमसे पर्सनली मीटिंग करना है तो पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आप हमसे अहमदाबाद में मुलाकात कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, आप हमसे पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ। अगर संपर्क करने के लिए हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क करेंगे, हमारी टीम से संपर्क करेंगे, वो आपको अपनी लोकेशन भेज देंगे, आप वहाँ पे जा करके हमसे अहमदाबाद में मुलाकात कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पे आते हैं। जैसे आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गया है, तो कंपनियां का जो ये हरास हो रहा है, परेशान हो रहा है, गलत तरीके से जो किया जा रहा है, तो एक व्यक्ति के ऊपर ऑलरेडी 5 से 6 लोन लिए हैं, फिर भी आपने इसको सिविल चेक किया और लोन दे दिया। लोन पे लोन, मल्टीपल लोन देते चले जा रहे हैं। एक लोन नहीं चुका है, 7 लोन 8 लोन चल रहे हैं, उसके ऊपर और भी लोन आप देते जा रहे हैं, तो डिफॉल्ट तो होना तय है, तो लोन हो जाएगा डिफॉल्ट। और डिफॉल्ट होगा क्या, जानबूझ के डिफॉल्ट नहीं होते हैं। किसी विषम परिस्थिति, कोई भी जॉब लॉस हो गया, जॉब देख करके आपने नौकरी देख करके ही तो जो लोन दिया था आज नौकरी नहीं है। आपने व्यापार देख करके लोन दिया था, व्यापार बंद है। कोई विषम परिस्थिति आ गई जिसमें जेन्युइन कारण होते हैं, किसी दुर्घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया। कोई जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है कि मुझे लोन देना है, मैं जानबूझ के एक्सीडेंट कर लूं, मुझे लोन नहीं देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। तो किसी विषम परिस्थिति में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, तो ये कंपनियां वाले जो बैंक और एनबीएफसी हैं, कानून को ताक पर रख करके, कानून को ताक पर रख करके आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। क्या ऐसा कर सकते हैं? आप रहने वाले हैं दिल्ली के, आपका केस जा रहा है कलकत्ता में। आप रहने वाले हैं कलकत्ता के, आपका केस जा रहा है अहमदाबाद में। अहमदाबाद वाले का केस जा रहा है जयपुर में। अरे ऐसा हो क्यों रहा है? क्या ऐसा राइट्स है? आपके घर से 1000-2000 किलोमीटर दूर क्यों ऐसा कर रहे हैं? कंपनियां अपनी जो मुकदमे कर रही हैं, ज्यादातर मुकदमे कलकत्ता में, अहमदाबाद में, जयपुर में क्यों कर रही है? क्या ऐसा अधिकार है, ऐसा राइट्स है? लोन वसूली के लिए जो सेक्शन 25 का केस होता है, या बीएनएस की 316 का, 318 का जो ये प्रकरण है, जो ये प्रकरण आपके साथ किए जा रहे हैं, क्या ऐसा नियम है? क्या सभी भारत में जितने भी लोग हैं सबका केस कलकत्ता में ही क्यों जा रहा है? 90% केस तो कलकत्ता में जा रहा है, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो ये वीडियो इतना फैला दीजिए, इतना फैला दीजिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या ऐसा कोई नियम है? ऐसा कोई नियम है? एजेंट भी आपको डरा रहे हैं। कोई भी रिकवरी एजेंट आएगा, आपके नाम पे कलकत्ता में केस होगा, आप रहने वाले हैं दिल्ली के, केस होगा कलकत्ता में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मुकदमा कलकत्ता में, अहमदाबाद में, जयपुर में, आपके घर से 1000-2000 किलोमीटर दूर क्यों हो रहा है? तो सभी बैंक खाते में, जैसे आपका ईसीएस लग रहा है सेक्शन 25, तो बाउंस हुआ। संविधान का क्या नियम है? आपका जिस बैंक खाते में ईसीएस हिट हो रहा है, या जिस बैंक खाते में आपका अकाउंट है सेक्शन 25 का, जिस आपके बैंक अकाउंट जिस थाना क्षेत्र में है, आपका बैंक अकाउंट जिस थाना क्षेत्र के है, उसी थाना क्षेत्र में ही केस किया जा सकता है सेक्शन 25 का। लेकिन ये कंपनियां वाले कलकत्ता में गलत शपथ पत्र दे करके, शपथ पत्र देना भी अपने आप में गलत होता है, लेकिन वो गलत शपथ पत्र दे करके वहां पे केस कर दे रहे हैं आपके ऊपर, उसको संज्ञान में ले लिया जा रहा है। अगर सब गलत शपथ पत्र दे रहे हैं तो उनके ऊपर आपराधिक मुकदमा भी होना चाहिए। ये तो गलत तरीका है। ईसीएस बाउंस सेक्शन 25। अच्छा बताइए, आप लोग कमेंट्स में सब लोग बताइएगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं जरूर ऐसा बताइए, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप रहने वाले हैं दिल्ली के, और आपका, आप बताइए आपका किस कोर्ट में केस हुआ है? कमेंट्स में बताइए, कम से कम क्लियर तो हो
कितने % लोग का केस कहां जा रहा है? कलकत्ता में जा रहा है, अहमदाबाद में जा रहा है, जयपुर में जा रहा है, कहां जा रहा है? सबको पता तो होना चाहिए। आप रहने वाले हैं दिल्ली के, कलकत्ता में केस हो रहा है आपके घर से हजारों किलोमीटर दूर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अब कमेंट्स में सब लोग का हमें कमेंट चाहिए, क्योंकि अगर आपके ऊपर भी ऐसा केस हो रहा है तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में मांगने पड़ेंगे। अगर आपने बेल कराया है तो उसके बाद केस को कैसे लड़ना है, क्या प्रोसेस होगा। मैं एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी जमानत करवा दूंगा, सेम डे बेल हो जाती है। लेकिन ऐसा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता ऐसे ऐसे जगह पे केस करने का मतलब क्या है? जो लाखों मुकदमे कलकत्ता में हो रहे हैं, ये कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। कानून ऐसा नहीं कह रहा है, लेकिन वो करते क्या है? गलत शपथ पत्र दे दिए। अरे आपका ईसीएस किस ब्रांच में हिट हो रहा है और किस ब्रांच से हिट हो रहा है? आपका अकाउंट कहां पे है? आपका बैंक अकाउंट जहां पे है और जिस अकाउंट में हिट हो रहा है उसकी जानकारी लीजिए। क्या सबका अकाउंट कलकत्ता में ही हिट हो रहा है? आपका हिट हो रहा है कहीं गुरुग्राम में हो रहा है, कहीं दिल्ली में हो रहा है, कोई कलकत्ता में हो रहा है, ईसीएस जहां हिट हो रहा है। लेकिन मामले क्यों जा रहे हैं सेक्शन 25 के कलकत्ता में, जो कि गलत तरीका है। इस मामले में कंपनी जो ईसीएस हिट करा रही है तो कहां और किस ब्रांच में करा रही है, कहां पे आपके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, किस अकाउंट में जा रहा है, किस ब्रांच के अकाउंट में क्रेडिट हो रहे हैं, इससे पूछ सकते हैं। आपका एक आप हैं, मान लीजिए आप रहने वाले हैं लखनऊ के, यूपी के, आपके बैंक अकाउंट से अकाउंट जो आपने ईसीएस लगाया है, पेमेंट कट रहा है और जा रहा है आपके दिल्ली के अकाउंट में, दिल्ली के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, आपके यहां से डेबिट हो रहा है, आपका ईसीएस जो आपका ईएमआई है, ईएमआई आपके अकाउंट से कट रहा है, दिल्ली के अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, लेकिन केस हो रहा है कलकत्ता में। यह मैटर क्या है? कलकत्ता में केस कैसे कर ले रहे हैं? तो कहीं ना कहीं गलत शपथ पत्र दे रहे हैं, गलत डॉक्यूमेंट के साथ उस केस कर दे रहे हैं, फिर आपको हरास होना पड़ रहा है, परेशान करना पड़ रहा है। यहां तक कि मैंने ये तक देखा है कि कंपनी के जो एडवोकेट, लेकिन बैंक वगैरह के एडवोकेट नहीं होते हैं, लॉयर होते हैं, ये एडवोकेट नहीं है, बैंक के लॉयर होते हैं, ये जो नोटिस भेज देते हैं, ये नोटिस कहीं कहीं हमने कई बार देखा नोटिस वापस आ गई, पता चला वहां पे मौके पे कोई है ही नहीं, फर्जी एड्रेस, लेने से इनकार, कोई है ही नहीं वहां पे, और उसके बाद भी कलकत्ता में केस हो जा रहा है, कलकत्ता में केस हो जा रहा है, प्रीकॉग्निजेंस, उसके बाद आप नहीं जाते हैं तो सम्मन हो जा रहा है, वारंट हो जा रहा है, बीडब्ल्यू हो जा रहा है। तो कंपनी के जो एडवोकेट होते हैं जो फर्जी तरीके से ऐसे ऐसे एड्रेस से भेज दे रहे हैं, जो कि एड्रेस भी मौके पे है नहीं, एड्रेस भी मौके पे नहीं है। और पुलिस व्यवस्था क्यों खराब हो रही है, इसमें भी मैं बता दूं। अगर आपके पास पुलिस का, जैसे हमारे एक क्लाइंट थे मुंबई के, उन्होंने कहा सर हमसे, मैंने कहा सर मेरे घर पे पुलिस आ गई है, मैंने कहा ठीक है बात कराइए। तो उन्होंने बताया, तो पुलिस से बात हुई तो उन्होंने बताया सर इनके नाम पे एनबीडब्ल्यू इशू है। पुलिस ने कहा इनके नाम पे एनबीडब्ल्यू इशू है। मैंने कहा ठीक है, अगर इनके नाम पे एनबीडब्ल्यू इशू है तो आप इन्हें अरेस्ट कर लीजिए, आप तो उनके घर पे आएंगे, अरेस्ट करके ले जाइए। तो एनबीडब्ल्यू इशू है, बता रहे थे कि एनबीडब्ल्यू इशू है। तो उसके बाद मैंने कहा सीधा उनको अरेस्ट करिए और उनको गिरफ्तार करिए, लेके जाइए। अगर मुंबई से गिरफ्तार करते हैं तो कलकत्ता उनको ले 2000 किलोमीटर जो दूर, तो उनको वहां 2000 किलोमीटर दूर, अगर वारंट है तो ले जाइए, उनको ले जाइए 2000 किलोमीटर, गिरफ्तार करके ले जाएंगे। गिरफ्तारी पे वहां डीजी पे चढ़ेगी कि हाँ इन्होंने जिम्मेदारी के साथ, तो पुलिस अपने खर्चे पे लेके जाएगी, आपको ले जाइए। अब तो आपको तो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, तो गिरफ्तार हो गई है, एनबीडब्ल्यू इशू है, गिरफ्तार करिए, लेके जाइए। पुलिस वहां जाएगी, अपने खर्चे पे लेके जाएगी, आपको भी जिम्मेदारी रहेगी, और वहां जाएगी सेम डे बेल हो जाएगी। तो ऐसा बहुत बड़ा जघन्य अपराध आपने नहीं कर दिया है कि बहुत बड़ा जघन्य अपराध है कि आपने ऐसा, लेकिन पुलिस ने, और उसके बाद हुआ क्या, उस पुलिस ने 2 दिन बाद मैंने क्लाइंट से पूछा तो पता चला सर ये तो पुलिस वाले हमें गिरफ्तार ही नहीं किए। उन्होंने कहा जा करके आप कोलकाता में केस में बेल करा लीजिए और बेल करा करके उसकी एक कॉपी हमें भी दे दीजिए। तो पुलिस भी एनबीडब्ल्यू इशू है तो उनकी भी जिम्मेदारी है, आपको लेके जाएं, जाने का, रहने का, खाने का, आपके स्वास्थ्य का जिम्मेदारी उनकी है, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। क्यों? क्योंकि आपको तो गिरफ्तार करके यहां पे ले जाया जा रहा है।
और उसके बाद गिरफ्तार करने के बाद जो खर्चे उनके होंगे, उनका बिल कब पास होगा, कैसे पास होगा, ये तो मुझे अच्छी तरह मालूम है। कितना समय लगेगा भी कि नहीं लगेगा, क्या होगा, जो प्रक्रिया है उसके बारे में क्या बात करना, तो ये जान लीजिए। पुलिस भी कहीं कहीं परेशान है कि एनबीडब्ल्यू इशू आपको लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद भी नहीं ले गई। 1000-2000 किलोमीटर, तो ऐसा हो क्यों रहा है? जिम्मेदारी तो पुलिस की भी है, वो भी तो पूछ सकते हैं कि ये कोर्ट में जो मैटर हो रहा है, पुलिस की व्यवस्था बिगाड़ दी जा रही है। अगर एनबीडब्ल्यू पे इतने सबको ले लेकर के जाने लगे, ये तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम है। अब उसके साथ साथ ऐसे देखिए, मेरे कहने का क्या मतलब है, क्या केस आपके कलकत्ता में ही क्यों हो रहा है? आपके डिस्ट्रिक्ट में भी तो हो सकता है। आपका बैंक अकाउंट जिस डिस्ट्रिक्ट में है वहां पे जाइए, कलकत्ता के कोर्ट में जाएंगे, वहां पे एडवोकेट रहेंगे, आप किसी से परिचित नहीं है। फिलहाल मैं हूं आपके बीच में कि हाँ चलिए मैं एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बेल करा दूंगा, प्रोसेस करवा दूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी दूर जाना, एक बार नाम सोच के डर लगता होगा कि कलकत्ता जाना पड़ेगा। जो कभी गया नहीं है उसके लिए तो दिक्कत की बात है। तो ऐसे जो नोटिशेज आ रहे हैं गलत तरीके से आ रहे हैं। अगर आपका जिस थाना क्षेत्र में ईसीएस बाउंस है वहां पे केस करिए, लेकिन उसके बाद भी चेक बाउंस के केस में, ऐसे मैटर में, ये सब संविधान में नियम है। लेकिन बैंक वाले जो केस कर रहे हैं, झूठे शपथ पत्र पे केस कर रहे हैं, और किस बैंक से अकाउंट पैसा कटा है, उस बैंक के साथ जिस बैंक में क्रेडिट हो उसकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं, केवल अपने लोन की हिस्ट्री दे देते हैं। कितनी ईएमआई इन्होंने कट गई है, इतनी ईएमआई डिफॉल्ट है। और एक ईएमआई का ही तो एक केस बन रहा है, सेक्शन 25, और उसके साथ साथ बीएनएस की धारा 316 में केस हो रहा है, 318 में केस हो रहा है, धोखाधड़ी में केस हो रहा है, अमानत में खयानत की धारा में। तो इनका मतलब क्या है? मेंटली हरास कर रहे हैं आपको। वित्तीय लेन देन, पैसे के लेन देन में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वित्तीय लेन देन में क्रिमिनल केस नहीं हो सकता। जब वित्तीय लेन देन में क्रिमिनल केस नहीं हो सकता तो ये क्रिमिनल केस कैसे कर रहे हैं? झूठे शपथ पत्र के साथ ये ऐसा केस कर दे रहे हैं, जो कि तरीका गलत है। एक तो आपके घर से 1000-2000 किलोमीटर, गिरफ्तारी एनबीडब्ल्यू हो जाए तो पुलिस को ले जाने में दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतों का सामना, फर्जी रिकवरी एजेंट और फर्जी, यहां तक कि वारंट इशू हो जाने पे, हमारे एक क्लाइंट थे, उनके यहां थाने पे एडवोकेट पहुंच गए, बैंक के फर्जी वाले रिकवरी एजेंट एडवोकेट बन करके पहुंच गए और उन पे दबाव देने लगे, इनका वारंट इशू है, इनको गिरफ्तार करिए। अरे इनका वारंट इशू है तो गिरफ्तार कर लेंगे, बेलेबल वारंट है, बीडब्ल्यू है, बीडब्ल्यू इशू है, उनको गिरफ्तारी के लिए मांग कर रहा है कि नहीं इनका वारंट इशू है। अरे बेलेबल वारंट है, सेम डे बेल हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे दबाव बना रहे हैं, ऐसे ऐसे इतने लाखों केस पड़े हैं, लाखों केस के संबंध और वारंट इशू होते रहे, और जाने आने में ही, पुलिस को पहुंचाने में ही एक टीम गठित करनी पड़ेगी कि सब लोग को पहुंचाने के लिए कलकत्ता लेके चलना पड़ेगा, इतने लोन डिफॉल्टर है। तो कहीं ना कहीं गलत तरीके का ये लोग कंपनियां, बैंक और एनबीएफसी ऐसा कर रही हैं, जो कि लॉफुल नहीं है, जो कि लॉफुल नहीं है। ये फर्जी रिकवरी एजेंट जिसके पास आई कार्ड नहीं है, विजिट लेटर नहीं है, डीआरए का लाइसेंस नहीं है, उसके बाद भी आप उनसे डर रहे हो, हरास हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। उनकी औकात क्या है आपके आगे? फर्जी रिकवरी एजेंट एक तो गलत कर रहे हैं कि आपके घर पे आ रहे हैं बिना विजिट लेटर के, बिना ऑथराइजेशन लेटर के, बिना डीआरए के लाइसेंस के, डीआरए की पढ़ाई तक नहीं पढ़े हैं, इनको डीआरए का फुल फॉर्म नहीं मालूम है, और पहुंच जाते हैं रिकवरी करने। हाई स्कूल इंटर पास, नॉलेज तो है नहीं इनके पास, पता तो नहीं आरबीआई की गाइडलाइन, आरबीआई का फुल फॉर्म तो पता नहीं है, आरबीआई गाइडलाइन क्या पता होगी इनकी। गलत तरीके से, इतनी गलत तरीके से कर रहे हैं। कई क्लाइंट हमारे फोन करते हैं, सर आके गाली गलौज कर रहे हैं, मान सम्मान खराब कर रहा है, ऊंची आवाज में बात कर रहा है। क्या राइट्स है? क्या इनके पास कोई अधिकार है ऐसा करने का? अगर ऐसा अधिकार है तो उसकी अधिकार है तो सबके लिए है, संविधान में नियम है, हां सब कोई किसी के मान सम्मान को खराब कर सकता है, तो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वो कर रहे हैं, तो गैर कानूनी तरीका है। और इस गैर कानूनी तरीके को उनको उनकी भाषा में जवाब दीजिए। ज्यादा दिक्कत हो तो आप 112 पे पुलिस को फोन करिए और बताइए हमारे मान सम्मान को खराब कर रहा है। तो अगर वो कहते हैं ये इन्होंने लोन लिया, लोन लेना
लोन लेना, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट कर जाना, ना दे पाना अपराध नहीं है, अपराध की श्रेणी में नहीं है, किसी थाने चौकी में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने में किसी थाने चौकी में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। मैं बार बार क्या हूं, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दो, नहीं हो पा रहा है सेटलमेंट करके ही दे दो। और जब सेटलमेंट के भी पैसे नहीं है तो जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जो करना है वो करिए। कंपनी को अवगत कराने के लिए लीगल प्रायर नोटिस आपको जरूर देना है। यदि आप लीगल प्रायर नोटिस देते हैं तो आप एक जिम्मेदार नागरिक है, ताकि आपने अपनी परिस्थिति के बारे में बैंक को अवगत करा दिया जरिए रजिस्टर्ड डाक, एडवोकेट के माध्यम से। तो यह चीज होना जरूरी है कि आप एडवोकेट के माध्यम से लीगल प्रायर नोटिस जरूर भेज दीजिए, क्योंकि उसमें एक देखिए, ऐसा नहीं है यूट्यूब पे वीडियो देख करके या दो चार लोग के ज्ञान ले लेने से आप खुद ही ड्राफ्ट करने लगे। क्या लॉ है, क्या नियम है, क्या प्रोसेस है, क्या जरूरी है, ऐसे कोई चीज ऐसी भी है जो जरूरी नहीं है, वो भी आप उनको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लीगल प्रायर नोटिस, खुद एडवोकेट मत बनिए। जो एडवोकेट हैं, आप हमारे माध्यम से या फिर किसी और के माध्यम से, आप अपने नजदीक अगर वो प्रायर नोटिस आपके एडवोकेट बना रहे हैं, आपका करवा रहे हैं, तो आप एडवोकेट के लेटर हेड पे आप लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को जरिए रजिस्टर्ड डाक, एडवोकेट के माध्यम से, उस पर एडवोकेट की स्टैंप लगी होगी, सिग्नेचर होगा, ईमेल आईडी होगा, मोबाइल नंबर होगा, चेंबर नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, पूरे लीगल विधि के हिसाब से कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस आप जरूर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया, सबसे पहले आपको पता चल जाता है कि आप अगली लोन की ईएमआई अब नहीं दे पाएंगे। तो जब नहीं दे पाएंगे तो कंपनी को इन्फॉर्म करना आपकी जिम्मेदारी है। उसके बाद आ जाते हैं ये फर्जीवाड़ा जो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करते हैं। आर्बिट्रेशन एक्ट में आर्बिट्रेशन एक्ट में ये लिखा है, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होनी चाहिए। ऐसे ही हमारे पास एक फोन आया एक एजेंट का, तो कहा सर मैं आर्बिट्रेशन, कोई एजेंट था फर्जी वकील बन के बात कर रहे थे, क्योंकि वकील होते तो वकील की भाषा ही अलग होती है, उसको नॉलेज होनी चाहिए। उसे जिसे नॉलेज ही नहीं है और वो बने हुए वकील बने हुए हैं, तो वकील का काम कोर्ट में है, रिकवरी करके फोन करके किसी की रिकवरी करने का काम एडवोकेट का नहीं है। तो कह रहे हैं आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया होने के बाद हम लोग डायरेक्ट आपके सामान को फ्रीज कर देंगे, आपके सामान को उठा ले जाएंगे। ऐसा नियम है कहां? उन्होंने कहा है लोन एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि मैं आर्बिट्रेटर नियुक्त कर सकता है, बैंक आर्बिट्रेटर नियुक्त करे, बैंक आर्बिट्रेटर नियुक्त कर सकता है। बैंक को कौन अधिकार दे दिया? आपने टर्म्स एंड कंडीशन पे सिग्नेचर करा दिए, तो सिग्नेचर कराने वाले, आपने कहा कि मैंने लोन लेते समय सभी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करा दिए हैं, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया यहां पे ही होगी, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हम नियुक्त करेंगे, आर्बिट्रेटर हम तय करेंगे। जब आप ही बैंक ही एनबीएफसी ही नियम बनाने लगे, एनबीएफसी क्या आर्बिट्रेशन कैंसलेशन एक्ट में यह नियम है कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होनी चाहिए, आर्बिट्रेटर निष्पक्ष होना चाहिए। तो आप कैसे होते हैं आर्बिट्रेटर नियुक्त करने वाले? आप कौन होते हैं आर्बिट्रेशन के अवार्ड पास करने वाले? आर्बिट्रेशन की सहमति होना जरूरी है। जब मेरी सहमति नहीं है, मैंने आपत्ति दिया है, तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कैसे हुई? और शुरू क्या, इन्होंने अवार्ड तक पास कर दिया। और अवार्ड पास करने के बाद जब एग्जीक्यूशन के लिए जाएंगे कोर्ट में आपके नजदीकी कोर्ट में जाएंगे एग्जीक्यूशन के लिए, तब आपने जो ऑब्जेक्शन दिया है उसको देख करके खारिज कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरे ऑब्जेक्शन को आपने रिकॉर्ड पे नहीं रखा, हमारी आपत्ति को रिकॉर्ड पे नहीं लिया, अवार्ड पास कर दिया, तो खारिज हो जाएगा, चलेगा नहीं। लेकिन ये आर्बिट्रेशन की नोटिस, आर्बिट्रेटर कौन होता है? आर्बिट्रेटर नाम का हमारे इंडिया में कोई जज नहीं है। आर्बिट्रेटर नाम का हमारे इंडिया में कोई जज नहीं होते हैं। आर्बिट्रेटर होता कौन है पहले तो ये जान लीजिए, रिटायर्ड जज, सीनियर अधिवक्ता, कोई गस्टेड ऑफिसर, ये होते हैं आर्बिट्रेटर। और जो जिस दिन रिटायर्ड हो गया उस दिन उसकी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं, तभी तो उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए उसके अवार्ड का एग्जीक्यूशन किया जाता है आपके कोर्ट में, तब वो आप पे लागू होता है। बिना निष्पादन के, बिना एग्जीक्यूशन के आर्बिट्रेशन के अवार्ड को लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी ये गलत तरीके से बैंक अकाउंट को फ्रीज करते रहे, बैंक में डायरेक्ट भेज दे रहे हैं, पुलिस के थाने पे भेज दे रहे हैं।
तो आर्बिट्रेशन में बिना एग्जीक्यूशन के बैंक अकाउंट को होल्ड नहीं किया जा सकता, लेकिन कंपनी वाले नोटिस भेज दे रहे हैं, डायरेक्ट आपके बैंक में भेज दे रहे हैं कि इनके अकाउंट को फ्रीज किया जाए, और फ्रीज भी हो रहा है। क्या लोन एग्रीमेंट में यह लिख दिया गया कि आपने लोन की ईएमआई नहीं देंगे तो आपके हाथ काट लिए जाएंगे? तो क्या यह लॉफुल है? आप हाथ काट लेंगे और कहेंगे कि नहीं, मैंने तो कहा था, मैंने तो एग्रीमेंट में सिग्नेचर का आपने किया है कि आपके लोन नहीं दिए जाएंगे, इसमें हाथ काट लिए जाएंगे, इसमें लिखा है। इतने छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे होते हैं और सिग्नेचर आपसे करा लिए जाते हैं। आप भी कोई मजबूरी रहती है, जरूरत रहती, कर देते हैं, बिना पढ़े कर देते हैं कई बार। तो उनके टर्म्स एंड कंडीशन भी तो लॉफुल होने चाहिए। टर्म्स एंड कंडीशन में लिख लेंगे कि आपने लोन नहीं दिया तो हाथ काट लिए जाएंगे, तो क्या ये लॉफुल है? आप हाथ काट सकते हो? तो वही तो कर रहे हैं आज बैंक और एनबीएफसी, वही तो कर रहे हैं। आर्बिट्रेशन कैंसुलेशन एक्ट में कहा गया है कि दोनों की सहमति होनी जरूरी है, और इसमें कह रहे हैं मैं ही आर्बिट्रेटर नियुक्त करूंगा। 4 आर्बिट्रेटर के नाम दे दिए, इसमें से छांट लीजिए। आर्बिट्रेटर निष्पक्ष होना चाहिए, दोनों की सहमति से होना चाहिए। जब सहमति आपकी है ही नहीं तो आर्बिट्रेशन प्रक्रिया शुरू कैसे हुई? हो ही नहीं सकती। बहुत डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह दिया हूं आपको, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है तो जो सेटलमेंट की करके दे दीजिए। सेटलमेंट एक दिन में तो होता नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है। और इसी हिसाब से ये थाने पे भी एनबीडब्ल्यू इशू ऐसे आ रहे हैं, उसका भी प्रशासन को भी दिक्कत सामना करना पड़ रहा है। फर्जी आर्बिट्रेटर की प्रक्रिया करके ये आर्बिट्रेशन में अवार्ड भी पास कर रहे हैं, बिना एजुकेशन के आपके अकाउंट को भी फ्रीज कर रहे हैं, वो भी लॉ के अगेंस्ट। तो कंपनी को आप लीगल प्रायर नोटिस पहले दे दीजिए, उसके बाद कभी कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 की नोटिस, एनआई एक्ट चेक बाउंस की नोटिस, या फिर सरफेसी एक्ट 13(2) की नोटिस, 13(4) की नोटिस, या किसी प्रकार की नोटिस आए तो नोटिस का जवाब आपको जरूर देना है। नोटिस का जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि कंपनी आपको नोटिस दे रही है ताकि आप वो अपनी फाइल मेंटेन कर रही हैं, फाइल को मोटी बनाते जा रही है, तो आप भी अपने फाइल को मेंटेन करते जाइए। जवाब ही तो देना है, जवाब देते जाइए। फिर कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, बेल कराना हो, जमानत कराना हो, कलकत्ता में हो, अहमदाबाद में हो, जयपुर में हो, जहां भी हो, मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी बेल करा दूंगा। डरे घबराए नहीं, अपने अधिकार को जाने, अपने राइट्स को जाने। ये जो कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, गलत तरीके से किया जा रहा है, तो ये लॉफुल नहीं है। कलकत्ता में केस हो जा रहा है, उसके बाद केस को कैसे लड़ना है, बैंक से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगने हैं, ऐसे इतने डॉक्यूमेंट्स मांगने का आपका अधिकार है। क्या होगा, कैसे करना है, कैसे केस लड़ना है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, कैसे प्रोसेस करना है वो करा दूंगा। और कभी भी कोई दिक्कत समस्या आती है, मैं अहमदाबाद में, आज शाम को मैं अहमदाबाद में हूं, कल परसों 3 दिन मैं अहमदाबाद में हूं। अगर आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो अपने भी पूरे फाइल के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ 4, 5, 6 3 दिन मैं हूं कलकत्ता में, आपसे पर्सनली मीटिंग कर सकता हूं, मुलाकात कर सकता हूं। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क करिए, हमारा यही नंबर है। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय न्याय।